नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और उत्तराखंड में किसी बात की चर्चा सबसे ज्यादा इन दिनों तो वो है बारिश, और बारिश की वजह से जो हालात बन गए हैं उसकी। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर तबाही की स्थिति बन गई। जगह जगह रोड ब्लॉक हो गए हैं। नदियों में ज्यादा पानी की वजह से आसपास के रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारी बारिश से 175 सड़कें बंद है, तो वहीं लैंडस्लाइड की वजह से भी कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग की माने तो 48 घंटे तक कई इलाकों में अभी भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में भारी बारिश से काफी तबाही मची है। यहां तक कि प्रदेश में 175 से ज्यादा सड़कें बारिश की वजह से मलबा आने के कारण और लैंडस्लाइड के कारण बंद पड़ी हुई है। इसमें 4 बड़े नेशनल हाईवे भी है। अगर बारिश की बात करें तो नदियां और नाले उफान पर है, जिससे किनारे रहने वाले इलाकों में बस्तियों में खतरा पहुंच गया है। पानी का फ्लो ज्यादा है, इसलिए एक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि नदियों के किनारे लोग ना जाएं, और जो अगर किनारे रहते हैं वो वहां से हट जाए। पूरे प्रदेश भर में मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 8 से 10 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश की वजह से जो आसपास के किनारे हैं वो कहीं ना कहीं टूट गए, इसीलिए जो तमाम जेसीबी है वो लगाकर पूरी तरह से पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है, ताकि पानी बस्तियों में ना घुसे और जिससे जान माल की हानि ना हो। इसलिए सभी तरह से एहतियात और सुरक्षा बरती गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के लगातार जो अलर्ट दिया जा रहा है उसके मुताबिक जिला आपदा प्रबंधन केंद्र के साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, आईटीबीपी को हाई अलर्ट पे रखा गया है, ताकि कोई भी आपदा जैसी स्थिति हो तो तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके। कैमरामैन अनिल नेगी के साथ किशोर रावत, न्यूज 18 देहरादून। और लगातार बारिश की वजह से इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान हैं। देहरादून में रायपुर के पास सौंग नदी में सोमवार सुबह से ही करीब 7 गाय हैं फंसी हुई हैं। मौके पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है, लेकिन रेस्क्यू की टीमों को काफी यहां पर अभी तक सफलता हाथ नहीं लग पाई है। उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तेज बहाव वाली सौंग नदी 4 भागों में बटी हुई है, जिसकी वजह से गायों का रेस्क्यू काफी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर बकायदा टीम पहुंची हुई है, वन विभाग की, एसडीआरएफ की, लेकिन गायों तक पहुंचना फिर उन्हें किनारे तक लाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि नदी जो है 4 भाग में बटी है और सब में प्रवाह बहुत तेज है। लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिखने लगा है। नदियां उफान पर हैं। ये सौंग नदी का क्षेत्र है, और आप देखेंगे कि सौंग नदी में पिछले 24 घंटे से भी अधिक समय से जब ये नदी उफान पर आई, यहाँ पर गाय फंसी हुई हैं। करीब 7 से 8 गायें सौंग नदी के बीचों बीच फंसी हुई हैं, और सौंग नदी अभी भी लगातार, इसका जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरी नदी उफान पर है, और जिस तरह से नदी के 2 फाट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक इन पेड़ों के बाद इसी तरह से नदी के 2 और फाट हैं जिनमें बेहद उफान पर पूरी सौंग नदी है। ये जो गायें हैं ये पिछले 24 घंटे से यहाँ पर फंसी हुई इस टापू के बीच। खतरा ये है कि यदि नदी का जलस्तर और बढ़ता है तो इन गायों के बहने की यहाँ पर आशंका बनी हुई है। एसडीआरएफ और फॉरेस्ट की टीमें यहाँ पर मौके पर पहुँची हुई हैं। एसडीआरएफ की टीम नदी के दूसरे छोर पर है, तो इधर फॉरेस्ट की टीम यहाँ पर है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से इन गायों को रेस्क्यू किया जाए, लेकिन एक बड़ी दिक्कत यह है कि नदी का चौड़ा फाट है और पानी की तीव्रता बहुत तेज है। लिहाजा अगर इन गायों को मैनुअली रेस्क्यू किया जाए तो इसमें बड़ी दिक्कत भी हो सकती है। एक चैलेंजिंग भी ये है। यहाँ पर फॉरेस्ट रेस्क्यू टीम के हेड रवि जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि जी, क्या प्लान बनाया, कैसे आप लोग रेस्क्यू करेंगे? देखिए सर, इस नदी का जलस्तर जो है काफ़ी बढ़ रखा है, और इससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जेसीबी की मदद से पानी काटने का प्रयास करेंगे। तो हमारा रायपुर स्टाफ भी अभी मौके में पहुंचने वाला है। हमने जैसे सूचना मिली थी कि 14-15 गायें जो है फंसी हुई है, यहाँ पे मौके में आके देखा तो ये 5 से 6 लगभग गायें हैं। इसको जो है थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, मगर कुशल पूर्वक इनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। और तो बहरहाल अभी जेसीबी मंगाई गई है, क्योंकि मैनुअली रेस्क्यू करना तकनीकी दृष्टिकोण से बेहद टफ यहाँ पर है, क्योंकि गायों के बहने की भी यहाँ पर पूरे चांस बन सकते हैं। तो इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से जेसीबी मशीन यहाँ पर मंगाई गई है। जेसीबी से नदी का रुख हल्के से डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी, और उसके बाद इन गायों को रेस्क्यू किया जा सकेगा। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून।
और पिथौरागढ़ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है भारी बारिश की वजह से। जगह जगह सड़कें, पुल सब कुछ जमींदोज हो चुके हैं, जिसकी वजह से बीमार लोगों को हॉस्पिटल तक ले जाना भी बड़ी चुनौती बन गई है। जिंदगी दांव पर लगाकर लोगों को रास्ता पूरा सफर तय करना पड़ रहा है। ये वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं बंगापानी तहसील के गोरीपार इलाके का है। देखिए किस तरह से एक बीमार महिला को गांव वाले लेकर जा रहे हैं डोली के सहारे, और खतरनाक रास्ते को पार करते हुए हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है इस महिला को। रविवार और सोमवार को भी लगातार बारिश होती रही, जिसकी वजह से प्रदेश में कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ। देहरादून से मसूरी जाने वाला हाईवे कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से खतरे की जद में है। आप देख सकते हैं सड़क पर दरार पड़ चुकी है और बहुत सी जगहों पर आधी सड़क जो है वो पानी में समा गई। उधर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में भी लगातार बारिश, और जिसकी वजह से आफत बन गई है बारिश यहां के लोगों के लिए। देर रात भारी बारिश से गुप्तकाशी के पास लमगोड़ी में एक 4 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। मकान का मलबा आने से दूसरे घरों को भी नुकसान पहुंचा है। कालीमठ घाटी में कोटमा गांव के कोटी माहेश्वरी में भी पहाड़ी का मलबा एक दुकान पर गिरा, जिससे लाखों का सामान खराब हो गया। दुकान के ऊपर से चट्टान टूट करके फ्लड आ गया है। यही दुकान मेरा एक जीवन यापन का सहारा है, जिसमें मेरे 5-6 लाख का नुकसान हो चुका है। इसमें अलग से एक बाइक अंदर टूटी या फंसी पड़ी है, पता नहीं चल रहा है कि टूट गई है। अंदर तक मलबा भर करके पानी भर गया है। आलम यह है कि रुद्रप्रयाग से ही केदारनाथ जाने वाले दोनों मार्ग बंद हो चुके हैं। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग बांसवाड़ा समेत 2 जगहों पर बंद है, जबकि केदारनाथ जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग बसु केदार बस्ती गुप्तकाशी मोटर मार्ग भी मंदाकिनी के जलस्तर बढ़ने की वजह से बांसवाड़ा के पास टूटकर बह गया। आपको बता दें मंदाकिनी नदी का बढ़ता जलस्तर अब सड़कों को काटने लगा है, जिससे लोग डरे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। केदार घाटी गुप्तकाशी उखीमठ चोपता से जिला मुख्यालय का संपर्क भी कट गया है। दोनों मार्ग एक साथ बंद होने की वजह से यात्रियों और आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं उस मीटिंग में जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। कोविड को लेकर ही ये होगी और एक संतोष का भाव हमको अनुभव होगा। हमने मृत्यु दर को 1% से भी नीचे लाने का जो लक्ष्य रखा है, इसे भी अगर हम थोड़ा और प्रयास करें, बड़े फोकस में हम प्रयास करें, तो वो लक्ष्य भी हम हासिल कर सकते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, कैसे बढ़ना है, इसे लेकर भी काफी स्पष्टता हमारे बीच में भी उभर करके आई और एक प्रकार से ग्रास रूट लेवल तक सब लोगों के दिमाग में पहुंच गया। अभी क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, बात हिंदुस्तान के एक नागरिक तक हम पहुंचा पाए हैं। अब देखिए, जिन राज्यों में टेस्टिंग रेट कम है और जहां पॉजिटिव रेट ज्यादा है, वहां टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत सामने आई है। खासतौर पर बिहार, गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना, यहां टेस्टिंग बढ़ाने पर खास बल देने की बात हम लोगों की बातचीत में से उभर करके आ रही है। साथियों, अब तक का हमारा अनुभव है कि कोरोना के खिलाफ कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वेलेंस, ये सबसे प्रभावी हथियार है। अब जनता भी इस बात को समझ रही है, लोग पूरी तरह सहयोग भी कर रहे हैं।
ये जागरूकता की हमारी कोशिशों से एक अच्छे परिणाम की तरफ हम आगे बढ़े हैं। हम क्वारंटाइन की व्यवस्था इसी वजह से आज इतने अच्छे तरीके से लागू कर पा रहे हैं। एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं कि अगर हम शुरुआत के 72 घंटे में ही केसेस की पहचान कर ले तो ये संक्रमण काफी हद तक धीमा हो जाता है। और इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि जैसे हाथ धोने की बात हो, 2 गज की दूरी की बात हो, मास्क की बात हो, कहीं पर न थूकने का आग्रह हो, इन सब के साथ अब सरकारों में और सरकारी व्यवस्थाओं में भी और कोरोना वॉरियर के बीच भी और जनता में भी एक नया मंत्र हमें बराबर पहुंचाना पड़ेगा और वो है 72 घंटे में जिसको भी हुआ है उसके आसपास के सबको उसका टेस्टिंग हो जाना चाहिए, उनका ट्रेसिंग होना चाहिए, उनके लिए जो आवश्यक है वो व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये 72 घंटे वाली फॉर्मूला पर हम बल देते हैं तो आप मानिए कि बाकी जो जो चीजें हैं उसके साथ अब इसको जोड़ देना है कि 72 घंटे के भीतर भीतर इन सारे कामों को कर लेना है। आज टेस्टिंग नेटवर्क के अलावा आरोग्य सेतु ऐप भी हमारे पास है। आरोग्य सेतु की मदद से अगर हमारी एक टीम रेगुलरली उसका एनालिसिस करे तो बहुत आसानी से किस एरिया से शिकायत आ रही है हम पहुंच सकते हैं। और दिल्ली एक ऐसा कालखंड आया कि बड़ी चिंता का विषय बन गया। सरकार ने भी दिल्ली में ऐसी घोषणा की कि लग रहा था कि बड़ा संकट पैदा होगा। तो फिर मैंने एक रिव्यू मीटिंग की और हमारे होम मिनिस्टर श्रीमान अमित शाह जी को नेतृत्व में एक टीम बनाई और नए सिरे से सारा अप्रोच किया। उन 5 जिलों में भी और शहर में भी दिल्ली में बहुत बड़ी मात्रा में हम जो चाहते हो परिणाम ला पाए। मैं समझता हूं कि कितना ही बड़ा कठिन चित्र दिखता हो लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो चीजों को हम हफ्ते 10 दिन में अपने तरफ मोड़ सकते हैं और हमने अनुभव करके देखा है। और इसी रणनीति के भी जो मुख्य बिंदु यही थे, कंटेनमेंट जोन्स को पूरी तरह से अलग कर देना, जहां जरूरत पड़े वहां माइक्रो कंटेनमेंट का भी आग्रह करना, 100% स्क्रीनिंग करना, रिक्शा, ऑटो रिक्शा चालक और घरों में काम करने वाले लोगों को भी और अन्य हाई रिस्क लोगों की स्क्रीनिंग पूरी कर लेनी चाहिए। आज इन प्रयासों का परिणाम हमारे सामने है। हॉस्पिटल्स में बेहतर मैनेजमेंट, आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाने जैसे प्रयासों ने भी बहुत मदद की है। साथियों, सबसे ज्यादा प्रभावी आप सबका अनुभव है। आपके राज्यों में जमीनी हकीकत की निरंतर निगरानी करके जो नतीजे पाए गए, सफलता का रास्ता उसी से बन रहा है। आज जितना भी हम कर पाए हैं वो आप सबके अनुभव उसमें काफी मदद कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपके इस अनुभव की ताकत से देश ये लड़ाई पूरी तरह से जीतेगा और एक नई शुरुआत होगी। आपके और कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो तो हमेशा की तरह मैं हर समय आपके लिए उपलब्ध हूं। आप जरूर बताइए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सरकार के सभी अधिकारी भी आज मौजूद थे। जिन जिन बातों का आपने जिक्र किया है, जिसकी चिंता करने के लिए कहा है, टीम पूरी तरह तुरंत ही उसको आगे बढ़ाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो कालखंड होता है सावन, भादो और दिवाली तक का, तो कुछ बीमारी का और बीमारियों का भी माहौल बन जाता है, उसको भी हमें संभालना है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम जो 1% से नीचे मृत्यु दर लाने का लक्ष्य, रिकवरी रेट तेजी से बढ़ाने का लक्ष्य, 72 घंटे में
सारे कांटेक्ट पर्सन को तक पहुंच करके उनकी व्यवस्था करना, इन मंत्रों को लेकर के अगर हम थोड़ा फोकस एक्टिविटी करेंगे तो हमारे जो 10 राज्य जहां पर 80% केसेस हैं, हमारे 10 राज्य जहां 82% मृत्यु हैं, हम 10 राज्य इस पूरी स्थिति को पलट सकते हैं। हम 10 राज्य मिलकर के हम भारत को विजयी बना सकते हैं और मुझे विश्वास है कि हम इस काम को कर पाएंगे। मैं फिर एक बार, आपने बहुत समय निकाला, समय की कमी के बावजूद भी बहुत ही अच्छे ढंग से आपने अपनी सारी बातें रखी हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नरेंद्र मोदी 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और जो मंत्र इस वक्त प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिया वो ये कि ये जो 10 राज्य हैं जहां पर कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा हैं, पूरे देश में 80% एक्टिव केसेस इन्हीं 10 राज्यों में हैं। अगर इन 10 राज्यों में कोरोना को हरा दिया जाता है तो पूरा देश इस जंग में जीत जाएगा। जो बात प्रधानमंत्री ने मुख्य तौर पर कही वो ये भी कि टेस्टिंग की संख्या और बढ़ाने की जरूरत है। जो हथियार इस वक्त भारत इस्तेमाल कर रहा है, कंटेनमेंट जोन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस, इस हथियार के जरिए ही अब तक हमने कामयाबी हासिल की है और आगे थोड़ी और मजबूती से काम करना जरूरी है। आज शाम 4 बजे एक अहम मीटिंग होनी है सचिवालय में। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ये मीटिंग लेंगे जिसमें सभी विभागों के सचिवों को रहने का आदेश जारी कर दिया गया है। सभी विभागों के सचिव लेवल तक के अधिकारी मौजूद होंगे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आदेश जारी कर दिया है। दरअसल फाइलों के पेंडिंग रहने के मामले को लेकर यह मीटिंग बुलाई गई है। लगातार शिकायत मिल रही थी प्रदेश में कि अधिकारी काम करते नहीं है, फाइलों को दबा कर रखते हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। और इन्हीं शिकायतों को बहुत गंभीरता से लेते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इससे पहले भी कार्रवाई की और कहा जा रहा कि आज की मीटिंग में सभी सचिव लेवल के अधिकारियों को रहने को कहा गया है और जिस भी विभाग में काम सबसे ज्यादा अटकते हैं या जो अधिकारी काम में जानबूझकर देरी करता हुआ पकड़ा जाता है, पाया जाता है, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी तैयारी है। और अब अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो उत्तराखंड में दूरस्थ इलाकों में रहते हैं, जो कि बहुत ही विषम भौगोलिक परिस्थितियों में रहते हैं। पहाड़ों पर मरीजों को सिर्फ एक फोन कॉल पर मेडिकल सुविधा मिल सकेगी। ऋषिकेश एम्स में अपनी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस का कामयाब ट्रायल किया। एम्स परिसर के नवनिर्मित हेलीपैड का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुभारंभ किया है और इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। साथ ही एम्स को सीएम ने बधाई भी दी और ये भी उम्मीद जताया, उन्होंने भरोसा दिया है उन लोगों के लिए, खासकर जो दूरस्थ इलाकों में रहते हैं, कि उन्हें जब इन सुविधाओं की जरूरत होगी तो वह आसानी से हॉस्पिटल पहुंच सकेंगे। के निदेशक को मैं बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इसकी पहल की। अभी जो प्रशिक्षित लोग यहाँ पर हैं, ऐसे देश में पहला संस्थान हमारा बना है, तो यहाँ का जो भी स्टाफ है वो उसके लिए बहुत बधाई के पात्र है। तो अब दुर्गम इलाकों से एयरलिफ्ट करके मरीजों को लाया जा सकेगा हॉस्पिटल। इधर देहरादून के बालावाल में 14 फुट लंबा अजगर देखने के बाद ग्रामीणों के बीच हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम भी पहुंची, फिर इस अजगर का रेस्क्यू किया गया और इसे जंगल में छोड़ा गया। इधर वित्त विभाग राज्य के ऑडिट मैनुअल में बदलाव करने जा रहा है, जिससे ऑडिट के प्रोसेस में और भी पारदर्शिता आएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। फाइनेंस सेक्रेटरी अमित नेगी का कहना है कि ऑडिट मैनुअल में बदलाव करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। वहीं सभी डिपार्टमेंट में ऑडिट की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। अभी आप कुछ समय बाद देखेंगे हमारा ऑडिट मैनुअल आएगा एक, जो काफ़ी रिवाइज मैनुअल है, जो हमने वर्ल्ड बैंक के साथ वर्क करके वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड होगा पूरी कंट्री में, तो उसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि हमारा जो ऑडिट सिस्टम है पूरा ऑनलाइन हो गया। अगेन हम वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट है इन द कंट्री टू डू दिस, जिसमें आपका ऑडिट और जो ऑडिट ऑब्जेक्शंस है वो भी हमारे ऑनलाइन जाते हैं, उसके जवाब भी हमारे पास ऑनलाइन में आते हैं।
उससे काफ़ी बेहतर होती है प्रक्रिया और जवाब देने में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के 2020 की परीक्षाओं में कोविड-19 के चलते परीक्षा नहीं दे पाए परीक्षार्थियों को औसत अंक दिए गए थे। बोर्ड ने तभी घोषित किया था कि जो परीक्षार्थी औसत अंकों से संतुष्ट नहीं है, बोर्ड उनके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करा सकता है। इसके लिए बोर्ड 29 अगस्त तक आवेदन की तिथि भी बोर्ड की ओर से जारी की गई थी, जिसमें संतुष्ट परीक्षार्थी दोबारा परीक्षा देने के लिए आवेदन कर सकते हैं जिन्हें अपने नंबर से संतोष नहीं है, और इसी के साथ ही परीक्षार्थियों को एक शपथ पत्र भी देना होगा। चलिए बात जन्माष्टमी की करते हैं। गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए लोग कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज मना रहे हैं। देहरादून के मंदिरों में सुबह से ही सजावट का काम चल रहा है। हालांकि मंदिर में सुबह और शाम को होने वाली भजन कीर्तन इस बार नहीं हो रहे हैं। इस वजह से हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जो रौनक मंदिरों में देखने को मिलती थी, इस बार वो रौनक देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जो मंदिर के पुजारी हैं वो ही पूजा विधि को संपन्न करा रहे हैं। तो कोरोना काल का साफ साफ असर दिख रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर। प्रशासन के निर्देश के बाद बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए खटीमा में लोगों ने मंदिर जाने की जगह अपने घर पर ही पूजा पाठ का आयोजन किया। कृष्ण जन्माष्टमी लोगों ने घर पर इस तरह से मनाई है। मंदिर में समूह में पूजा पाठ पर रोक लगी हुई है। इन्हीं तस्वीरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।